हे गाइस, नया चैनल है और नया सफ़र। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस नए सफ़र में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वीडियो पूरी देखना और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना मत भूलना। और वहीं पास में हाइप का बटन होगा, उससे वीडियो को हाइप कर देना एंड एंजॉय द स्टोरी। इमेजिन अचानक से तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है और जब तुम उस अजीब जगह पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक लड़की ने समन किया है। मान लो वो काफी अट्रैक्टिव है और तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। वो सोचती है कि तुम बिल्कुल पावरलेस हो, इसलिए वो तुम्हें अपने रहमो करम पर जीने देती है। असल में उसे बस एक पति चाहिए ताकि उसके डैड उसे परेशान करना बंद कर दें। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है। एक्सट्रीमली वेल एंडाउड होने के अलावा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। असल में वो इस दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड जनरल्स में से एक है। बट यहाँ आने से पहले तुमने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया का सबसे बड़ा असैसिन बनने की ट्रेनिंग में लगा दी। हर कोई तुम्हारा नाम जानता था, तुम्हें जिंदा सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था। लेकिन अचानक से एलीट स्पाइस तुम्हारा शिकार करने लगते हैं और फिर तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे सच बताओगे कि तुम एक हाईली ट्रेंड किलर हो, या फिर पूरी जिंदगी वायलेंस, खून खराबा और सर्वाइवल के बाद तुम हार मानकर एम्प्रेस के रखेल की आसान जिंदगी एंजॉय करोगे? सच कहूं तो मैं तो टेम्प्टेड हो जाऊंगा। शायद मैं इसके बारे में बार बार सोचूंगा। लेकिन हमारा हीरो क्या चुनेगा? इसी वक्त स्टोरी हमें दिखाती है कि उसे अभी भी वही असैसिन गिल्ड चेस कर रही है जिसका वो कभी हिस्सा था। चेस के दौरान अचानक एक ब्लास्ट होता है और फिर सीन कट होता है एम्प्रेस पर, जो एक समनिंग रिचुअल कर रही है। वो ऐलान करती है, मेरे अंदर मौजूद स्पिरिट के नाम पर मैं एक अलग टाइम और स्पेस से एक सर्वेंट को समन करती हूँ। अचानक उसके बेड पर कोई दिखाई देता है जिसका सर कपड़े से ढका हुआ है। वो फिगर कपड़ा हटाता है, आसपास देखता है और सोचता है, मुझे चेस गले वाले लोग कहाँ हैं? वो कंफ्यूज होकर इधर उधर देखता है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हम पहले से जानते हैं कि ये ट्रबल मेकर कौन है। ये और कोई नहीं, हमारा प्रोटैगनिस्ट है जिसे एम्प्रेस ने समन किया है, और इस एम्प्रेस का नाम है जी रॉयन। वो अपनी समनिंग से क्लियरली डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जिस आदमी को उसने बुलाया है वो एक आम इंसान लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा शेमलेस लड़का पहले ही ब्लश कर रहा था और सोच रहा था, गॉर्जियस। वो एंजेलिक चेहरा, वो फ्लॉलेस स्किन, वो एक जंगली बेकाबू समंदर की तरह है, एक ऐसी नेचुरल फोर्स जिसके पास एक अनबीटेबल स्पिरिट है। इसके लिए उसे ब्लेम भी नहीं कर सकते। तभी एम्प्रेस आ भरती है और बड़बड़ाती है, पता है क्या, ये असल में अच्छा है, तुम मेरा काफी टाइम बचाओगे। प्रोटैगनिस्ट, जो अभी भी अजीब फील कर रहा था, पूछता है, तुम कौन हो, हम कहाँ हैं? वो अपनी बाहें फैलाती है और जवाब देती है, मैं ग्रेट यांग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और आज से तुम इस एम्पायर के प्रिंस और मेरे पति हो। हमारा हीरो बस वहाँ खड़ा रह जाता है, बिल्कुल हैरान, जैसे उसके सर पर किसी ने मार दिया हो। वो अपना गला साफ करती है और कहती है, हाँ तुमने सही सुना, मेरे कुछ सलाहकार मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे। मैं उस परेशान करने वाले मिनिस्टर का प्रेशर नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पॉलिटिकल कवर के लिए समन किया। हमारे हीरो की आंखें चमकने लगती हैं, वो तो जैसे ग्लो कर रहा था। वो पूछता है, तो मुझे यहाँ कुछ नहीं करना होगा, बस तुम्हारा पति बनकर रहना है। वो कंधे उचकाती है जैसे कह रही हो, हाँ बस इतना ही। और जाहिर है वो शेमलेस बदमाश बेड पर वापस गिर जाता है और एम्प्रेस को थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन वो उसकी बात को तुरंत काट देती है। वो समझाती है कि बदकिस्मती से वो कोई भी वाइफली ड्यूटीज पूरी नहीं करेगी, लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि उसे अपनी बाकी की जिंदगी में खाने, कपड़े या पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्लेव रिंग को हटाने का भी कोई तरीका ढूंढ लेगी जो समनिंग के दौरान उसके हाथ में आ गई थी। फिर वो उसे इंपीरियल हॉल में मिलने को कहती है और कमरे से चली जाती है। शाओवान बस वहाँ बैठा रह जाता है। वो नीचे रिंग की तरफ देखता है और सोचता है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट रिंग है जिसके बारे में वो बात कर रही थी। जब तक मैं इसके असर में हूँ, मैं उसे चोट पहुँचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी आखिरकार वो सिस्टम सामने आता है जिसका सबको इंतजार था और पूछता है, क्या आप सबसे पावरफुल सुप्रीम सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहेंगे, हाँ या ना? हमारा हीरो कहता है, एक मिनट रुको, मैं एक दूसरी दुनिया में आया हूँ और उसके ऊपर से मुझे एक ओवर पावर्ड सिस्टम भी ऑफर किया जा रहा है। और वो कहता है, नहीं, तुम लोगों की तरह मुझे भी लगा था कि वो हाँ कहेगा, लेकिन हे, हमारा लड़का जानता है कि वो क्या कर रहा है। फिर वो बोलना शुरू करता है, जब मैं बच्चा था तो मुझे एक अनाथ के रूप में गोद लिया गया था। जिंदा रहने के लिए मुझे लगातार मारना और ट्रेन करना पड़ता था। जिस असैसिन गिल्ड के लिए मैं काम करता था उसकी वजह से मैं ये भी नहीं चुन सकता था कि किसे मारना है।
सबसे स्ट्रांग बनने की चाह में मैं उस रास्ते पर पहले ही चल चुका हूँ। बस बहुत हुआ, जो मुझे अब चाहिए वो यही है। बिना किसी जिम्मेदारी के एक लाड़ प्यार वाले प्रिंस बनने से बेहतर क्या हो सकता है। वो संतुष्ट होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी सिस्टम कहता है, क्योंकि तुमने मना कर दिया है, अब हम तुम्हारी मेमोरी मिटा देंगे और दूसरे कैंडिडेट के पास चले जाएंगे। शियोन बस उसे घूरता रहता है और तभी सिस्टम ग्लिच करने लगता है। कनेक्शन फेल, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश फेल, यूजर के साथ जबरदस्ती बॉन्ड करने की कोशिश फेल, होस्ट अल्ट्रा डायमेंशनल प्लेन अर्थ से है, पैरासाइट मोड में एंटर कर रहा है फेल, सिस्टम बुरी तरह से बग आउट कर रहा था। वो हर तरीका आजमा रहा था लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। 9,999 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद वो हार मान लेता है और मिन्नतें करता है, क्या मैं कम से कम आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ प्लीज। हमारा हीरो बस वहाँ खड़ा खुद से सोचता है, तो अब ये चीज मेरा सिस्टम नहीं होगी, ये मेरा गुलाम होगा। हाँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। वो सिस्टम को एक नाम देने का फैसला करता है, वन काओ। तुरंत ही सिस्टम उसे वार्न करता है, डियर मास्टर प्लीज अपनी सांस रोक लीजिए, वरना इसके अनचाहे रिजल्ट्स हो सकते हैं। शियोन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सांस लेता है, आसपास के पौधे गायब होने लगते हैं। सिस्टम घबरा जाता है, नहीं ऐसा मत करो, अपनी पावर को कंट्रोल करो। तब उसे एहसास होता है कि वो थोड़ा और स्ट्रांग हो गया है। वो सिस्टम से पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। सिस्टम जवाब देता है, अर्थ पर लोग 490,000 डायमेंशनल रूल से बंधे होते हैं, इसलिए आप इतने ज्यादा पावरफुल हो। हमारा हीरो पूछता है, तो इस दुनिया में कितने डायमेंशनल रूल्स हैं? सिस्टम जवाब देता है 3,000, जिसका मतलब है कि वो अब 470,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। जाहिर है शियोन अपना स्टेटस विंडो चेक करना चाहता है और सामने क्या आता है? पता चलता है कि उसके पास एंशिएंट चाइनीज ड्रैगन डिसेंडेंट्स की ब्लड लाइन है, एक ऐसी रेयर और पावरफुल ब्लड लाइन जिसके बारे में सिस्टम को भी नहीं पता कि वो असल में कितनी स्ट्रांग है। हमारा हीरो अपनी थोड़ी पावर ट्राई आउट करने का फैसला करता है, इसलिए वो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाता है। उसे तलवारों का एक रैक दिखता है और वो आराम से एक उठा लेता है। मैं इसे टेस्ट करूंगा, वो कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा करे, तलवार उसके हाथ में टूट जाती है। वो बड़बड़ाता है, ये एम्प्रेस अपने हथियारों का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। तभी सिस्टम बीच में बोलता है, इस दुनिया में वेपन्स 1 से 9 तक रैंक किए जाते हैं। वो रैंक 6 की तलवार थी, तो वो काफी डिसेंट वेपन थी। वो इस बार ज्यादा ध्यान से सिर्फ अपनी उंगली से दूसरी तलवार पकड़ता है, उसे देखता है और कहता है, ये वाली अच्छी लग रही है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, हाँ, वो फिर से टूट जाती है। हमारा हीरो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे साइड में फेंक देता है। ठीक है, मैसेज मिल गया, कम से कम मैं काफी स्ट्रांग तो हूँ, फर्क नहीं पड़ता अगर हथियार बेकार हैं। वैसे भी इस बार मेरा किसी को मारने का प्लान नहीं है। वो हॉल से बाहर चला जाता है। सीन अगले दिन पर स्किप होता है। वो उठता है और देखता है कि उसके बगल में कोई लेटा हुआ है। उसे काफी अच्छी कंपनी मिली थी। चौंक कर वो पूछता है, रुको, क्या हमने? एम्प्रेस ब्लश कर रही थी उसे देखते हुए। अभी भी आधी नींद में वो उसका गाल पकड़ता है और बड़बड़ाता है, क्या हमने सच में वैसा कुछ किया? वो उसके सवाल को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और पूछती है कि क्या वो अच्छे से सोया? वो जवाब देता है, मैं बहुत अच्छे से सोया, लेकिन क्या मैं गलत कमरे में हूँ या कुछ और? वो समझाती है कि उसे रात भर रुकना पड़ा ताकि लोगों को शक न हो। एक शादीशुदा जोड़ा अपनी सुहाग रात पर अलग अलग कमरों में सोए, लोग बातें बनाएंगे। वो हमेशा की तरह एलिगेंट तरीके से उठती है और कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं किसी को भेज दूंगी। फिर वो मुड़ती है, हमेशा की तरह चमकती हुई, और धीरे से माफी मांगती है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए यहाँ समन किया। हमारा हीरो बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, ये औरत कमाल की है, वो न सिर्फ मजेस्टिक है बल्कि मेरा ख्याल भी रखती है। रात हो जाती है। सीन कट होता है एम्प्रेस पर, जो पूछ रही है, क्या नॉर्क में सिचुएशन सच में इतनी खराब है? उसकी दोस्त, जो एक पूर्व जनरल है, जवाब देती है, बदकिस्मती से हाँ, बारबेरियंस ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया है और हमारी इंटेल के मुताबिक सेक्रेड बारबेरियन भी वही होगा। एम्प्रेस अपनी छोटी सी नोटबुक को जोर से बंद करती है और कहती है, तो मैं खुद जाकर उसे वापस ले लूंगी। मैं उस बूढ़े बैस्टर्ड से हमेशा के लिए निपटा लूंगी। वो जनरल की तरफ मुड़ती है और कहती है, 3 दिन में तुम मेरे साथ नॉर्थ आ रही हो। वो एक्स जनरल बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती, उसका चेहरा खिल उठता है। उस औरत को केओस पसंद है। हम 3 दिन आगे जाते हैं। एम्प्रेस अब पूरी तरह से आर्मर में थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे लड़ना आता है।
जाने से पहले वो पूछती है कि क्या सब कुछ तैयार है। वो औरत सर हिलाती है और कहती है, मैंने लिंगर को उस पर नजर रखने के लिए लगा दिया है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो मुड़ती है और पूछती है, तुम उस प्रिंस के लिए इतनी चिंतित क्यों हो? वो तो बिल्कुल बेकार लगता है। एम्प्रेस जवाब देती है, जब से वो आया है मैं किसी तरह से ज्यादा स्ट्रांग महसूस कर रही हूँ। शायद वो एम्पायर के लिए गुड लक है। और बस इसी तरह वो नॉर्थ को वापस हासिल करने के लिए निकल जाती है। जाते हुए देख रही थी जनरल की बेटी जाओ लिंगर यूज ही हमारा हीरो पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था, और ये कहना कि वो इस काम से खुश नहीं थी बहुत कम होगा। वो बड़बड़ाती है, मुझे इस बेकार प्रिंस की देखभाल क्यों करनी पड़ रही है। फिर वो उसकी तरफ देखती है, हर मैजेस्टी कमाल की हैं, तो उन्होंने ऐसे अजीब इंसान से शादी क्यों की? लेकिन तभी अचानक से कोई शाओयन को उठा ले जाता है। वो नोटिस भी नहीं करती और हमारा हीरो क्या करता है? वो आराम से अपना रोस्ट चिकन खाता रहता है। यूज कुछ अजीब दिखने वाले लोगों के सामने फेंक दिया जाता है। उनमें से एक, जिसने आधा मास्क पहना था, मुड़ता है और पूछता है, तुम्हें यकीन है ये वही आदमी है? ये लूजर एम्प्रेस का पति है। लिंगार, जिसे उसकी मदद करनी चाहिए थी, बस एक पेड़ पर बैठी सब कुछ देख रही थी, ये मानते हुए कि वो पूरा बेवकूफ है। जैसे ही किडनैपर्स थोड़ा दूर जाते हैं, वो नीचे कूदती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन तभी वो गायब हो जाता है। पता चलता है कि हमारी लिंगार एक इल्यूजन आइटम से धोखा खा गई थी। अब वो खुद एक स्पिरिचुअल केज में फंस गई है। वे लोग वापस आते हैं और उसे तुरंत जनरल की बेटी के रूप में पहचान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी आराम से अपना चिकन खा रहा था, जैसे ये बस एक आम दोपहर हो। लिंगार पहले ही अपनी तलवार निकाल रही थी, लेकिन स्कारफेस्ड आदमी उसे ऐसा ना करने को कहता है। वो गुस्से में पूछती है, तुम कौन हो? वो अपना मास्क उतारता है, जिससे एक लंबा घाव दिखता है, और पूछता है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? सीन कट होता है, वो एक गुफा में जंजीरों से बंद है। हैरान है लैंग यिंग, वो स्कार वाला आदमी जिंदा है। हमारा हीरो खुशी से बोलता है, ओह, तो तुम सब एक दूसरे को जानते हो, बढ़िया है। ऐसा है तो मैं निकलता हूँ। लेकिन लैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शाओएन डिसअपॉइंट होकर आह भरता है, ठीक है फिर, लगता है मुझे इंतजार करना पड़ेगा। स्कारफेस मन ही मन सोचता है, कम से कम एम्प्रेस के पति में हिम्मत तो है। फिर वो शाओएन को एक शीशी देता है और कहता है, तुम्हें इसे एम्प्रेस के पानी में मिलाना है। शाओएन उसे लेता है और आराम से जवाब देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लैंग उसे शक की नजर से देखता है, ये सब कुछ ज्यादा ही आसानी से हो रहा है। वो वॉर्न करता है कि ये एक नॉन वर्बल प्रॉमिस आइटम है, अगर तुम इसे पीते हो और डील तोड़ते हो तो तुम मर जाओगे। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करे, शाओएन उसे पूरा पी जाता है। फिर उसकी तरफ मुड़कर कहता है, ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ, मुझे काम है। अगर मैंने ज्यादा देर की तो वो इंपीरियल गार्ड्स मुझे ढूंढने लगेंगे। लैंग खाली बॉटल को देखता रह जाता है, बिल्कुल हैरान, मैं इस जैसे आदमी का क्या करूं? वो सोचता है, हमारा हीरो ऐसे बैठा था जैसे कह रहा हो, जो तुमने कहा मैंने सब किया, अब मुझे जाने दो यार। लिंगार उस पर चिल्लाती है, बेशरम गद्दार, एम्प्रेस ने तुम जैसे किसी को कैसे चुन लिया? लैंग उसे डांटता है, तुम बेवकूफ हो, प्रिंस सिचुएशन को तुमसे बेहतर समझता है। तुम और तुम्हारी माँ ही हो जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यांग डायनेस्टी में हालात कितनी खराब हैं। फिर वो लिंगार की तरफ इशारा करता है और पूछता है, तो अब जब मैंने जहर पी लिया है, क्या मैं इसे भी अपने साथ ले जा सकता हूँ? वो चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन लैंग बीच में बोलता है, माफ करना, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा उसके साथ कुछ अधूरा काम है, मुझे हिसाब बराबर करना है। शाओएन तेवर चढ़ाता है, हाँ, ये काम नहीं करेगा, मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर वो साफ साफ कहता है, अगर मुझे यहाँ से उसके बिना जाना पड़ा तो इसका मतलब होगा कि मैं मर चुका हूँ। लैंग जवाब देता है, ठीक है, तो तुम इसी गुफा में जहर से मरोगे। हमारा हीरो उसे एक इनोसेंट सा लुक देता है, इतना छोटा दिल मत रखो यार, मैंने तो पूरा सहयोग किया है। अचानक उसके पीछे एक गुंडा गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने जाता है। उस आदमी का मुक्का शाओएन के बालों के पास से गुजरता है और लिंगार डर जाती है, ये तो बस एक आम आदमी है। वो सोचती है, वो इससे कैसे बचेगा? लेकिन जब वे दोबारा देखते हैं, वो अभी भी वहीं बैठा उबासी ले रहा था। दोनों हैरान होकर वही जम जाते हैं और सोचते हैं, वो इतना शांत कैसे है? एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ शियाओन कहता है, तुम वो हाथ हटाने वाले हो या नहीं? उस आदमी ने अभी भी उसके बाल पकड़े हुए थे। शियाओन बस बड़बड़ाता है, मेरे बालों को हाथ मत लगाना। फिर वो आलस से एक साइड पंच मारता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लगता है वो आदमी तो हवा में ही उड़ गया। पूरी गुफा हिलने लगती है। हमारा हीरो अपना सर टेढ़ा करता है, सोचते हुए कि ये क्यों हुआ। फिर वो एक और पंच मारता है और फिर एक और। अब तक वो 3 लोगों को पहले ही उड़ा चुका था।
मास्क पहना हुआ आदमी जमीन पर गिर जाता है। शियाओन उसके पास जाता है और वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ एक घूरने से शियाओन उसे गायब कर देता है। उसने सच में उस आदमी को सिर्फ देखकर ही मार डाला। फिर वो लिंगर की तरफ मुड़ता है। वो कांप रही थी। प्रिंस, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हो। शियाओन बस जंजीरों को अपने हाथ में पकड़ता है और नेक्स्ट मोमेंट वो आजाद हो जाती है। वो बिल्कुल हैरान थी, आखिर उसने सेक्रेट चेन फॉर्मेशंस को टहनियों की तरह कैसे तोड़ दिया। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, पागल लड़की, तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? बस यहाँ बैठो और हिलना मत, मैं सबूत साफ करने जा रहा हूँ। और फिर वो हल्क की तरह आसमान में कूद जाता है। दूर कहीं दो पहाड़ उठते हुए दिखते हैं। लिंगार्ड मुस्कुराते हुए और हैरानी में बड़बड़ाती है, ये क्या हो रहा है? क्या वह सपना देख रही हूँ? क्या वो एक पहाड़ है जो इधर उधर कूद रहा है? रुको, एक पहाड़ इस तरफ क्यों आ रहा है? और वो रहा हमारा चैड हीरो पूरा का पूरा पहाड़ उठाए हुए। वो उसे एक बूम की आवाज के साथ उसके पीछे गिरा देता है। शियाओन बेफिक्री से चलता है और कहता है, लो, अब कोई सबूत नहीं बचा। लिंगार्ड बस वहीं बिल्कुल हैरान खड़ी रह जाती है। तो ऐसे छिपाते हैं जुर्म को? हाँ, हमारा हीरो पहले ही आगे बढ़ चुका था और कहता है, हे छोटी लड़की, जब वो पूछे तो बस कहना कि तुमने मुझे बचाया, ठीक है? वो बिल्कुल कंफ्यूज होकर पलके झपकाती है। रुको, क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? एक स्ट्रेट फेस के साथ वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं बताया कि बड़ों की बात सुननी चाहिए? वो अभी भी शौक में थी, लेकिन सर हिलाती है। समझ गई, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमेशा की तरह प्राउड फील करते हुए वो मुस्कुराता है और कहता है, ये हुई ना बात, गुड गर्ल, अब चलो। वो उसे बाजू से पकड़कर उठाता है और साइड में देखता है। उसकी दोस्त पास में ही ढूंढ रही थी। एक गार्ड उन्हें देख लेता है और कहता है, प्रिंस, जनरल शियाओ, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा हीरो बस उबासी ले रहा था। लिंगर तुरंत बीच में बोलती है, मैंने चोर का काम तमाम कर दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। शियाओन कहता है, फॉल्स अलार्म था दोस्तों, चलो वापस चलते हैं और कुछ BBQ खाते हैं। जनरल लियू यान उसे वार्न करती है, प्रिंस, इन पहाड़ों में बैंडिट्स हैं, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। वो कंधा उचकाता है और कहता है, अगर तुम्हारा मतलब उन डाकुओं से है तो वो सब मर चुके हैं। इस छोटी लड़की ने उनका काम तमाम कर दिया, सब कमजोर थे। एक सोल्जर अपनी दोस्त से फुसफुसाती है, ओ माय गॉड, ये प्रिंस कितना बड़ा बेवकूफ है, ये ग्रेट जनरल को छोटी लड़की बुला रहा है। लेकिन शियाओन और लिंगर पहले ही आगे बढ़ चुके थे। ब्लॉन्डी लिंगार्ड पीछे मुड़ती है और दूसरे गार्ड्स को आगे बढ़ने के लिए कहती है। वो सब हैरान खड़े थे, सोचते हुए कि जनरल उसकी बात क्यों सुन रही है। सीन कट होता है हमारे प्रोटैगनिस्ट पर, जो अपना छोटा सा पिग रोस्ट कर रहा था, एकदम खुश। लिंगर बहुत प्यार से वहां आती है, उसके लिए काटने वाला एक छोटा चाकू लेकर। वो उसके ठीक बगल में बैठ जाती है, बस एक और टेस्टी बाइट का इंतजार करते हुए। दूसरे सोल्जर्स आपस में फुसफुसाते हैं, अब सब खत्म, जनरल पागल हो गई हैं। वो लिंगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, हे, क्या तुम जानते हो कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमें पकड़ा था? वो जवाब देती है, उनका लीडर, वो जिसके चेहरे पर घाव था, लियांग शू था, उसे 1 साल पहले मौत की सजा होनी थी। वो शौक होकर पूछता है, मौत की सजा? शियाओन पलके झपकाता है, किस लिए? लिंगर बताती है, ये मेरी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के दौरान हुआ था। वो आईब्रो उठाता है, कमिंग ऑफ एज? रुको, तुम कितनी साल की हो? वो थोड़ा ब्लश करती है, 16। शियाओन विश्वास नहीं कर पाता, 16? और मर्डर और सर काटने की बातें ऐसे कर रही हो? तुम्हारी माँ जरूर पागल होगी। वो घबराकर हंसती है और सर हिलाती है। फिर वो उसे वार्न करती है, अब जब तुम एम्प्रेस के साथ हो तो तुम्हारा भी हंट किया जाएगा। एक घुड़सवार गार्ड कहता है, प्रिंस, अगर आप पैलेस में रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे, वहां आप ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो तुरंत मान जाता है, तुम सही हो, मैं पैलेस में ही आराम करूंगा, शांति से खाऊंगा और पीऊंगा। गार्ड्स चुपचाप सोचते हैं, क्या ये सच में मरने से इतना डरता है? शियाओन पहले से ही आगे भाग रहा था, चिल्लाते हुए, चलो पैलेस देखते हैं। उसके पीछे पीछे गॉसिप शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थी कि लिंगर प्रिंस से कुछ ज्यादा ही चिपक रही है, कहीं वो उसे पसंद तो नहीं करती। जब वो पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे, शियाओन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हे, मैंने दूसरी लड़कियों को ब्लड क्लाउड नाम की किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुना, वो क्या है? लिंगर गुस्से में बोलती है, ये कमबख्त गार्ड्स अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। वो समझाती है, ब्लड क्लाउड एक ऐसी फोर्स है जो हमारे एम्पायर पर हमला करती रहती है, इसीलिए सबको प्रोटेक्शन टैक्स देने के लिए मजबूर किया जाता है। शियाओन पेवर चढ़ाता है, प्रोटेक्शन टैक्स? तुम्हारा क्या मतलब है?
वो उस शेडी डील के बारे में बताती है। भ्रष्ट नेता लोगों से ब्लड क्लाउड ट्राइब से बचाने के लिए पैसे ले रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं करते। वो बस पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। और अब हालत और खराब करने के लिए एम्प्रेस को सत्ता से हटाने की बातें हो रही हैं, क्योंकि वो इस सब का विरोध करती है, जिसका मतलब है कि वो उनका बेकार पति होने के नाते अब एक चलता फिरता टारगेट है। शियाओन अपनी फिस्ट कस लेता है। ये पूरा सिस्टम ही रिग्ड है। फिर वो लिंगर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं असल में स्ट्रांग हूँ तो क्या वो मुझे काम पर लगा देगी? लिंगर बिना रुके जवाब देती है, बिल्कुल। शियाओन इस पर सोचता है, अगर ये लोग शहर पर हमला करते हैं और मेरे पीछे आते हैं तो आखिरकार मुझे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर मैं नहीं करता तो सब मारे जा सकते हैं। अगर मेरी वजह से जंग शुरू हो गई तो वो शायद मुझे डाइवोर्स दे देगी या निकाल देगी। वो गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल नहीं, मैं इन ब्लड क्लाउड वालों से निपट लूंगा इससे पहले कि वो मेरी आराम वाली लाइफस्टाइल बर्बाद करें। लिंगर उसे घूरती है, रुको, तुम इस बारे में चिंता कर रहे हो? वो जंगल से चलते रहते हैं और लिंगर कहती है, उन्हें ढूंढना नामुमकिन है, उनका एक किला कहीं छुपा हुआ है। हमारा हीरो पूरे हल्क मोड में कहता है, रिलैक्स ब्लॉन्डी, फिर आराम से उसे अपनी बाहों में उठाता है और आसमान में छलांग लगा देता है। बेचारी लड़की बिल्कुल हैरान थी। रुको, उसने इसके लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल नहीं की। इस बीच वो उसे अपनी बाहों में लेकर लाइट की स्पीड से उड़ रहा था। वो चिल्ला रही थी, बिल्कुल घबराई हुई। स्लोली सिस्टम बीच में बोलता है, मास्टर आपको स्पीड तुरंत कम करनी होगी वरना ये मर जाएगी। थोड़ी देर बाद आखिरकार वो एक अनजान जगह पर उतरता है और शांति से कहता है, हम पहुंच गए। लिंगर, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चक्कर आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए कहती है, पहुंच गए? कहाँ पहुंच गए? हमारा प्रिंस अपना हाथ घुमाता है और सीधा एक अदृश्य दीवार में पंच मारता है। बूम, सब कुछ टूट जाता है और तड़ा, एक छिपा हुआ हवा में तैरता बेस उनके सामने आ जाता है। लिंगर की सांस रुक जाती है, तो इसीलिए उसे कोई कभी ढूंढ नहीं पाया। ये एक अदृश्य हवा में तैरता हुआ किला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा अंदर जाता है और लिंगर को अपने पीछे आने को कहता है। वो सर हिलाती है और पूछती है, इस सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन का प्लान क्या है? वो कंधा उचकाता है, कोई सीक्रेट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। अगले ही पल वो उसके साथ सीधा मेन हॉल के दरवाजों के सामने कूद जाता है। वो बड़बड़ाती है, तुम पागल हो। अंदर एक लंबी रोबदार औरत उन्हें नोटिस करती है, एक चेहरा जिसे मैं नहीं पहचानती। वो कहती है, शियाओन इंतजार नहीं करता। एक ब्लास्ट होता है क्योंकि वो लोगों को इधर उधर काटना शुरू कर देता है। अचानक उसके पीछे और दुश्मन आ जाते हैं और उनके बीच सस्ते गोकू ने चैट में एंटर किया है। लिंगर उसे तुरंत पहचान लेती है। वो ब्लड टावर के टॉप असैसिन्स में से एक है। वो आदमी शियाओन की तरफ देखता है और ताना मारता है, तो एम्प्रेस का पालती कुत्ता मुझसे मिलने आया है। वाह, ये इंसल्ट तो शियाओन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्लड टावर के गुंडे जल्दी से आपस में प्लान फुसफुसाने लगते हैं। एम्प्रेस नॉर्थ में है, चलो उसे इसका सर भेजते हैं। लेकिन शियाओन, जो बेवकूफ नहीं था, तुरंत उनकी बात सुन लेता है। ये बहुत ज्यादा जानते हैं, शहर के अंदर जरूर कोई जासूस है। सस्ता गोकू कहता है, मैं इस कमजोर प्रिंस की पावर देखने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन उसी पल उसे वो महसूस होता है, वो प्रेशर। शियाओन का ऑरा उनके ऊपर एक मैसिव दम घोटने वाला प्रेशर अप्लाई करता है। बस एक कोल्डी नजर और उनमें से आधे जमीन पर गिर जाते हैं कांपते हुए। सस्ता गोकू अपना सर पकड़ लेता है गिड़गिड़ाते हुए, प्रिंस रुको, ये सब एक गलतफहमी थी। गलतफहमी? शियाओन शांति से कहता है, मैं बस एक शांत आलसी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे। अब मेरे पास सब कुछ तबाह करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो अपना पुराना क्लासिक पंच चार्ज करता है और बूम, पूरा कमरा हवा में उड़ा देता है। वॉलमार्ट गोकू बिना किसी निशान के गायब। बचे हुए लोग घबराने लगते हैं। रुको, वो बेवकूफ कौन था जिसने कहा था कि ये प्रिंस कमजोर है? शियाओन लिंगर का हाथ पकड़ता है और मुस्कुराता है, तुम ठीक हो छोटी लड़की? वो हैरान खड़ी थी, इसे सच में नहीं पता कि ये कितना पावरफुल है ना? वो पूछती है, क्या तुम सच में पूरे ब्लड क्लैन को तबाह करने जा रहे हो? वो कहता है, बिल्कुल। अगला स्टॉप उनका मेन बेस। वो उनके वेयरहाउस में पंच मारकर घुस जाता है। हर तरफ सोने के सिक्के। बिना हिचकिचाए वो एक ग्रीडी आदमी की तरह उसमें कूद जाता है। इन्होंने मेरी नींद खराब की, वो बड़बड़ाता है। ये उसका मुआवजा है। लिंगर देखती है और जबकि वो समझ रही थी, वो फिर भी पूछती है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? वो जवाब देता है, ये उनके शहर को भ्रष्ट करने की कीमत है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना?
वो घबरा कर हंसती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो सोने से एक पावरफुल टैलिस्मैन उठाता है और उसकी तरफ फेंकता है। वो चौंक जाती है। रुको, तुम मुझ पर इतना हाई लेवल टैलिस्मैन क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? वो जवाब देता है, उनका बेस यहाँ से बहुत दूर है, मुझे फुल स्पीड जाना पड़ेगा, तो तुम्हें सफर में जिंदा रहने के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। सफर में जिंदा रहने का क्या मतलब है? इससे पहले कि वो सेंटेंस पूरा कर पाती, वो उसे फिर से उठा लेता है और वो निकल पड़ते हैं। टैलिस्मैन के साथ भी उसकी हालत खराब हो रही थी। स्पीड बहुत ज्यादा थी। कुछ सेकंड्स बाद वो दुश्मन के बेस पर क्रैश लैंड करते हैं। लिंगर की हालत बिल्कुल डिजी थी। शियान हवा स्मेल करता है और तुरंत खून महसूस करता है। 10 आदमी उन्हें एक पल में घेर लेते हैं। एक आदमी आगे बढ़ता है। वो ताना मारता है, हमारे पवित्र बेस में कदम रखने की हिम्मत किसने की? लिंगर फ्रीज हो जाती है। उनका ऑरा बहुत डरावना है। फिर एक बूढ़ा आदमी सामने आता है। ये है ब्लड ट्राइब का लॉर्ड। लिंगर फुसफुसाती है, ये वही है जो इस सब के पीछे है। शियाउन आईब्रो उठाता है और पूछता है, तुम्हारी यांग डायनेस्टी से कोई दुश्मनी है क्या? वो आदमी हंसता है और बोलता है, हाँ है, पर तुम तो बस एक बेकार प्रिंस हो। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं मानता हूँ कि हमारे डिफेंस एरे को तोड़ने का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ पावरफुल है, शायद कोई रेयर आर्टिफैक्ट। फिर बिना रुके वो चिल्लाता है, मार डालो इसे। तभी एक आदमी अपना हाथ उठाता है और कहता है, मैं इससे खुद निपट लूंगा। लिंगर हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ चिंता से मुड़ती है, संभल के, वो स्कल स्प्लिटर हुआन गैंग है। शियाउन देखता है और बोलता है, ये नाम तो फेक लगता है। वो पहले ही सोच रहा था कि उसे सबको खत्म करना होगा। अगर कोई बच निकला तो खबर फैल जाएगी कि वो बहुत पावरफुल है। आदमी आगे बढ़ता है। वो हमारे हीरो के आमने सामने आता है और बोलता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंस में कोई ताकत होगी। वो कहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो ब्लड ट्राइब लीडर की तरफ मुड़ता है और पूछता है, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ा तो क्या तुम बाद में हीलर को बुलाओ है? बूढ़ा आदमी जवाब देता है, ज्यादा मत सोचो, बस उसे मारना मत। आदमी शियाउन को घूरता है। छोटा सुंदर चेहरा, पतला शरीर, लंबी टांगे। तो एम्प्रेस को इस तरह के लड़के पसंद हैं। उसका एक गुंडा वॉर्न करता है, संभल के यार, उसे एक पंच में मत मार देना। दूसरा हंसता है, वो शायद पहले ही डर से पैंट गीली कर चुका होगा। शियाउन शांति से अपने माथे की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे ठीक यहाँ मारो, सब जम जाते हैं। वो आगे टीज करते हुए कहता है, क्यों डर गए क्या? इससे आदमी गुस्से में आ जाता है। वो शियाओं के चेहरे पर सीधा एक पंच मारता है। सबकी आंखें फैल जाती हैं, लेकिन जाहिर है हमारा हीरो डिसअपॉइंट नहीं करता। वो पंच को एक उंगली से रोक लेता है। शियाउन मुस्कुराता है, क्या हुआ भाई, आज खाना नहीं खाया क्या? चलो थोड़ी ताकत लगाओ। आदमी एक और पंच मारता है, फिर से एक उंगली से रोक लिया। शियाओ बस अपनी उंगली उसकी तरफ हिलाता है। नोप, अभी भी काफी नहीं है। आदमी मुक्के बरसाता रहता है, उसके हाथों से खून बहने लगता है। फिर शियाउन अपने ऑरा मैनिफेस्ट करता है। नेक्स्ट मोमेंट आदमी का शरीर दीवार से जा टकराता है। उसका हाथ बिल्कुल कुचल गया था। शियाउन कमेंट करता है, दोस्तों मैं तुम्हारी टेक्निक की दाद देता हूँ, तुमने पंच मार मार कर खुद को ही लगभग मार डाला। बैकग्राउंड में कोई रो रहा था। डैम इट, इंटेलिजेंस डिवीजन, किसने कहा था ये आदमी कमजोर है? हमारे प्रिंस को भी उसके लिए बुरा लगता है। बेचारा सच में रो रहा था कि वो कितनी बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन शियाउन अचानक नोटिस करता है, दूसरे टावर्स के लोग भी यहाँ हैं और वो किसी को बचने नहीं देगा। वो सब पर पंच बरसाता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्या ये इंसान भी है? सब भागने की कोशिश करते हैं, कुछ गायब होने लगते हैं। जमीन पर एक ब्लड टावर का आदमी सोच रहा था, प्लीज हम में से बस एक को बचने दो, दुनिया को इस मॉन्स्टर के बारे में पता चलना चाहिए। लेकिन कोई चांस नहीं था। शियाउन किसी के ठीक सामने प्रकट होता है, कुछ थप्पड़ मारता है और लाशें गायब होने लगती हैं। कोई जिंदा नहीं बचता। और फिर एक औरत आती है, किसी भी आदमी के लिए आखिरी खतरा। वो एक टोटल बॉम्बशेल थी और वो भी हैरान थी, मैंने इतनी बेजोड़ मार्शल स्किल वाला कोई नहीं देखा। वो फुसफुसाती है, अगर तुम मुझे छोड़ दो मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। कोई नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन वो जानते हैं कि वो क्वीन ऑफ सेडक्शन है और कोई भी आदमी उसकी कार्डियो टेक्निक से बच नहीं पाता। तो हाँ, थोड़ी खतरनाक है, लेकिन असली मुद्दा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हमारा प्रिंस शायद उसके चक्कर में आ सकता है, लेकिन नहीं, हमारा हीरो ऑरा इमिट करता है और कहता है, तुम एक बिगड़ी हुई औरत हो जिसका दिमाग गंदा है। वो अपने घुटनों पर गिर जाती है रोते हुए। आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं माय लॉर्ड? शियाउन जवाब देता है,
मुझे तुम्हारी भीख मांगने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एम्प्रेस को पता चल गया कि मैं तुम जैसी किसी के पास भी था, वो मुझे डाइवोर्स दे देगी और मैं अपनी आरामदायक जिंदगी खो दूंगा। और इससे पहले कि वो एक और शब्द कह पाती, वो उसके सीने पर एक पंच मारता है। वो सिर्फ अपने नेचुरल एयरबैग सिस्टम की वजह से बच पाती है। लिंगर की तरफ मुड़ते हुए वो गर्व से कहता है, देखा, मैं एक लॉयल आदमी हूँ, अगर कोई पूछे तो उन्हें जरूर बताना। लिंगर, जो बिल्कुल बेपरवाह थी, पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो अपनी बाहें बांधता है और कहता है, तुम अभी बहुत छोटी हो ये समझने के लिए, बस भूल जाओ। लिंगर फिर से उसकी तारीफ करने लगती है। वो इतना स्ट्रॉन्ग और मेंटली अनशेकेबल है, यहाँ तक कि वो भी उसे सिड्यूस नहीं कर पाई। फिर शियोन कहता है, सिर्फ एक बचा है। इसी बीच कहीं छिपा हुआ ब्लड ट्राइब का लीडर सिकुड़ कर बैठा सोच रहा था, किसने कहा था ये आदमी कमजोर है? ये बंदा नॉर्मल रियल्म से नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका लेवल क्या है। वो मान लेता है कि शियाओन ने किले तक पहुंचने के लिए जरूर कोई रेयर ट्रेजर इस्तेमाल किया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये सिर्फ रॉ पावर नहीं हो सकती। बूढ़ा आदमी राहत की सांस लेता है, ये सोचते हुए कि वो मॉन्स्टर आखिरकार चला गया। लेकिन सोचो, उसके ठीक पीछे कौन प्रकट होता है? हाँ, हमारा हीरो। आमने सामने बूढ़ा आदमी जम जाता है। शियाओन कहता है, तुम एक बच्चे की तरह लग रहे हो जो बेड के नीचे छिपा है। वो आदमी पलक झपकते ही गायब हो जाता है। पीछे से ट्राइब लीडर हंसता है, वो मेरे जाल में फंस गया। ये पूरी जगह बस उड़ने वाली है, वो जरूर मरेगा। लेकिन प्रिंस पहले ही ब्लड ट्राइब लीडर को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे थे? हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, चलो वापस। बेस पर वापस आकर वो उस आदमी को लिंगर को दिखाता है और कहता है, क्या तुम विश्वास कर सकती हो कि ये आदमी बेड के नीचे छिपा हुआ था? लिंगर बिल्कुल कंफ्यूज होकर पूछती है, रुको, क्या ये असासिन्स का लीडर नहीं है? मुश्किल से बोलते हुए वो आदमी हाफता है, मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दबा दी थी, सांस धीमी कर ली थी, यहाँ तक कि अपनी दिल की धड़कन भी कंट्रोल कर ली थी। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? शियाओन कंधे उचकाता है, आसान था, मैं बस तुम्हारी रगों में बहते खून को सुन रहा था। दोनों जम जाते हैं। तुम वो सुन सकते हो? उसकी आवाज आती है? हो ही नहीं सकता। शियाओन कहता है, बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम्हारी बारी। तुम एम्प्रेस की डायनेस्टी को टारगेट क्यों कर रहे हो? लीडर के पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ने का वादा करो तो मैं बताऊंगा। आधे सेकंड बाद वो आदमी पहले ही जीती जागती दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुका था। लिंगर बस घूरती रह जाती है। डैम, इसने बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। बेचारा आदमी, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? अगले सीन में असैसिन का बेस अब एक झील के नीचे था। शियाओन ने ये कैसे किया, किसे पता, लेकिन चलो इस पर सवाल नहीं उठाते। ये बंदा तो बेसिकली एनिमे का चक नॉरिस है। वो लिंगार्ड की तरफ मुड़ता है, चलो डिनर का टाइम हो गया है। वो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल क्यूरियस होकर, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? लेकिन शियाओन उसकी बात काट देता है, बहुत हो गई क्यूरियोसिटी ब्लॉन्डी। वो घबराकर सर हिलाती है, फिर वो उसके सर पर थपथपाता है और कहता है, बच्चों को बस बड़ों की बात सुननी चाहिए, बस इतना ही। लिंगर मुंह बनाती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। शियाओन मुस्कुराता है, ठीक है, तुम अब एक बड़ी औरत हो। कूल, अब चलो, मुझे भूख लगी है। जब वो चल रहे थे, वो उस लड़ाई के बारे में सोचती रहती है, उस आदमी के खून का बहना सुन पाना। तभी रॉयल गार्ड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं। शियाओन नाटक करते हुए अपना सीना पकड़ लेता है और कहता है, शुक्र है तुमने वो टोकन ढूंढने में मेरी मदद की, अगर मैं उसे खो देता तो एम्प्रेस बहुत दुखी हो जाती। लिंगर उसे टेढ़ी नजर से देखती है, ये इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेता है? एक बार भी पलक नहीं झपकाई। इस दौरान हमारे हीरो को सिर्फ एक चीज की चिंता थी, डिनर। एक नाइट वहां ना होने और लिंगर को इस बेवकूफ प्रिंस के साथ छोड़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन लिंगार्ड थोड़ा शर्माते हुए उसका बचाव करती है। प्रिंस के बारे में ऐसा मत कहो, उसे जैसा है वैसा रहने दो। नाइट शक से अपनी आंखें सिकोड़ती है, लिंगार्ड इस आदमी को इतना डिफेंड क्यों कर रही है? वो वॉर्न करती है, संभल के रहना, ये ब्लड ट्राइब के बदमाश लापरवाह हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर प्रिंस को कुछ हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा अंजाम मेरे पति जैसा हो। लिंगर धीरे से जवाब देती है, तुम्हारा पति एक हीरो था, अगर उसने अकेले ब्लड ट्राइब का सामना ना किया होता तो वो शायद बच जाता। नाइट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ब्लड ट्राइब जल्द ही गायब हो जाएगी। शियाओन साइड में खड़ा सोच रहा था, हाँ मैंने आज कुछ अच्छा किया है ना, उम्मीद है उस आदमी की आत्मा को शांति मिले। गार्ड सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, इस प्रिंस को क्या हुआ है, पागल है क्या? अगली सुबह लिंगर घर से जल्दी में निकल रही थी। उसके डैड पुकारते हैं, इतनी जल्दी क्यों है? मैं पैलेस जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करने, वो चिल्लाकर जवाब देती है। उसके डैड उसके कपड़ों को नोटिस करते हैं, ये तुमने क्या पहना है?
ब्लश करते हुए वो समझाती है, मैं प्रिंस का ख्याल रखने पैलेस जा रही हूँ। एम्प्रेस ने मुझे कहा था। उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं। पैलेस में गार्ड्स हैं। तुम्हें उस आलसी आदमी की देखभाल करने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ मौज मस्ती के बारे में सोचता है। लिंगार्ड गुस्से में जवाब देती है, आप प्रिंस से कभी मिले भी नहीं हैं। उसे जज करना बंद कीजिए। इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाते, वो पहले ही दरवाजे से बाहर थी। वो हैरान खड़े रह जाते हैं। कल सुबह वो उस पर नजर रखने के काम से नफरत करती थी और अब वो जल्दी उठी और उससे मिलने के लिए तैयार भी हुई। कुछ तो गड़बड़ है। सीन कट होता है पैलेस पर और हमारे हीरो को देखो, कोर्टयार्ड में लेडीज से घिरा आराम कर रहा है। वो उसे स्नैक्स खिला रही हैं जबकि वो अपने सिस्टम पर एनिमे देख रहा है। सच में बहुत मुश्किल जिंदगी है। पास खड़ी नाइट्स गुस्से से जल रही थी। एम्प्रेस नॉर्थ में जंग लड़ रही है और ये आदमी ऐसे जी रहा है जैसे रिटायर्ड हो। वो बस वहाँ लेटा सोच रहा था, रिटायर्ड लाइफ ही सबसे अच्छी लाइफ है। लेकिन फिर लिंगर को देखते ही वो जम जाता है। मेजर जनरल, वो आज ऐसे कपड़े पहन कर आई है। सब हैरान थे। किसी ने भी जनरल को ऐसे कपड़ों में पहले नहीं देखा था। हमारा हीरो ऊपर देखता है। ओ हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो छोटी मिस? अजीब तरह से वो जवाब देती है, एम्प्रेस ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा था। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। वो उसे हाथ से इशारा करता है, चली जाओ, तुम मेरा वाइब खराब कर रही हो। मुझे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। वो घबराया हुआ था कि कहीं वो गलती से ये ना बता दे कि वो असल में पावरफुल है और अगर ऐसा हुआ तो उसे काम करना पड़ेगा। नाइट्स वहाँ खड़ी सोच रही थी, ये प्रिंस अब मेजर के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। ये पागल हो गया है। लेकिन वो आगे बढ़ती है और कहती है, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी। ये एम्प्रेस का सीधा ऑर्डर है, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। उसके पीछे एक गार्ड घबरा रही थी। ओ नहीं, किसी ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। मुझे इसके बारे में जनरल को रिपोर्ट करना होगा। मेरा मतलब है, ये प्रिंस थोड़ा क्यूट तो है, पर यहाँ हो क्या रहा है? पहले उसने एम्प्रेस को जीता और अब मेजर को भी। इसी बीच हमारा हीरो बिल्कुल बेपरवाह आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद एक नाइट दौड़ती हुई आती है। हमने अभी आसमान से एक आइलैंड गिरते हुए देखा। स्केप्टिकल योद्धा, जिसे हमारे प्रोटैगनिस्ट पर विश्वास नहीं था, सोचने लगती है, क्या वो ब्लड ट्राइब का बेस हो सकता है? क्या इसीलिए उसे कोई कभी ढूंढ नहीं पाया? लिंगर पास आकर पूछती है, क्या हो रहा है? वो औरत जवाब देती है, मेजर जनरल, लगता है ब्लड ट्राइब का एक बेस तबाह हो गया है। वो बस कहती है, ओह ठीक है, और सब लड़कियां एक दूसरे को ऐसे देखती है जैसे, रुको, क्या बस यही रिएक्शन है तुम्हारा? मेजर, तुम्हें शौक नहीं लगा? अपनी गलती समझकर लिंगर झूठ मूठ का नाटक करती है। ओ माय गुडनेस, हो ही नहीं सकता, बेस गिर गया, ऐसा कौन कर सकता है? वहीं हमारा प्रिंस तरबूज काटते हुए सोच रहा था, ये कितना बुरा झूठ बोलती है, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। एक नाइट कंफ्यूज होकर देखती है, मतलब ये खुशखबरी है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। लिंगर उससे पूछती है, तुम खुश क्यों नहीं हो? क्या ये तुम्हारे पति का बदला नहीं है? नाइट आह भरती है, मैं बस चिंतित हूँ। माना कि उनका एक बेस तबाह हो गया, लेकिन वो हमारे इलाके में गिरा है। क्या होगा अगर उनके मेन बेस का लीडर यहाँ आ गया? क्या होगा अगर किंग ऑफ असैसिन्स आ गया? शियाओन और लिंगर कोने में हंस रहे थे। अब नाइट पूरी तरह से कंफ्यूज थी। ये लोग हंस क्यों रहे हैं? ये सीरियस बात है। वो चिल्लाती है, मेजर, आप हंस क्यों रही हैं? ये डायनेस्टी के लिए जीने मरने का सवाल है। क्या आप अब सिर्फ प्रिंस के बारे में सोच रही हैं? लिंगार्ड चौंक जाती है, क्या तुम क्या कह रही हो? वो समझाने ही वाली थी कि श्याओन अचानक उसके सर के पीछे हल्के से मारता है। मैंने वहां से सब कुछ सुना। तुम तब मुस्कुरा रही थी जब हम एक नेशनल क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तुम्हें इसे सीरियसली लेना शुरू करना होगा। शर्मिंदा होकर लिंगार्ड बड़बड़ाती है कि वो लगभग उसका राज खोल ही देती। नाइट जमी हुई खड़ी थी, हैरान कि उसने अभी लिंगार्ड को प्रिंस से पिटते हुए देखा। श्याओन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, कमांडर लियू, यान डायनेस्टी समृद्ध है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हम इससे पार कर लेंगे, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। नाइट बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। मुझे अभी भी इसे कुछ चीजें सिखानी है, इसलिए तुम अपनी ड्यूटीज पर वापस जाओ। वो उसे एक लुक देता है। तुमने सुना मैंने क्या कहा? काम पर वापस जाओ। फिर लिंगार्ड के साथ चला जाता है। नाइट्स विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेजर को क्या हो रहा है? वो उसके ऑर्डर्स मान रही है। वो उसे सिर्फ 2 दिन से जानती है। उनमें से एक बड़बड़ाती है, ये मेरी सोच से भी ज्यादा बुरा है। हमें इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द ग्रैंड जनरल को देनी होगी। सीन कट होता है श्याओन और लिंगर पर, जो एक ब्रिज पर थे। अब लेक्चर शुरू होता है। वो उसे कहता है कि वो समझती नहीं है, वो बस आराम करना चाहता है, इसलिए उसे ज्यादा स्मार्ट बनने, अपना मुंह बंद रखने और बेवकूफी भरी बातें कहना बंद करने की जरूरत है। लिंगार्ड पूरी तरह शर्मिंदा होकर कहती है, सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। वो जवाब देता है, सॉरी से कुछ ठीक नहीं होता, बेवकूफों की तरह बिहेव करना बंद करो। वो एक छोटी सी आह भरती है, फिर अपने घुटनों पर बैठ जाती है। प्लीज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं एक दिन आपके जैसी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ।
लेकिन शाओन उसकी तरफ पीठ कर लेता है, पहले ही हाथ उठाकर जैसे अलविदा कह रहा हो। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। वो हाँफ जाती है। आपका क्या मतलब है? आप क्रेजी पावरफुल हैं। आपको ट्रेनिंग करना कैसे नहीं पता हो सकता? वो उसके सामने कूदती है। मैं एक अडल्ट हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ, मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन वो शांति से कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, और चला जाता है। सिस्टम पिंग करता है। वो अपनी एक लड़की को उसे खाना खिलाने के लिए बुलाता है। आधे महीने बाद हमारा हीरो पहाड़ों में आराम कर रहा था, अपने लिए एक छोटा सा पिग रोस्ट कर रहा था और जिंदगी एंजॉय कर रहा था। तभी एक जवान योद्धा रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता हुआ आता है। ये कंफर्म हो गया है कि ब्लड ट्राइब का मेन बेस उस रहस्यमयी आदमी ने तबाह कर दिया था। स्कल स्प्लिटर, सिडक्शन क्वीन, यहाँ तक कि ग्रैंड चीफ, उन सब की लाशें मिल गई हैं। जनरल अपने जबड़े भींच लेती है। मैंने पूरा महीना स्ट्रेस में गुजारा, ये सोचते हुए कि वो किसी भी पल हम पर हमला कर देंगे, लेकिन वो पहले ही जा चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने पति का सोल क्रिस्टल पकड़े हुए दिखती है और रो पड़ती है। वो रोते हुए भी मुस्कुरा रही थी। आखिरकार किसी ने उसका बदला ले लिया। लिंगार्ड हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ती है और उसे फिर से शुक्रिया कहती है। वो कंधे उचकाता है। ये मैं नहीं था, शायद कोई और था। अगर तुम शुक्रिया कहना चाहती हो तो जाकर मेरे लिए ये मीट काट दो। मुंह बनाकर वो छोटा चाकू पकड़ती है और एक अच्छे असिस्टेंट की तरह उसे काटने लगती है। लेकिन हमारा हीरो बस दूर खड़ी जनरल पर एक नजर डालता है, उसे रोते हुए देखता है। सीन कट। कहीं बीच में एक पोर्टल खुलता है। दो अजीब से आदमी बाहर निकलते हैं। बॉस, क्या ये यान डायनेस्टी है? उनमें से एक पूछता है। हाँ। बॉस सर हिलाता है। कहते हैं यहाँ किसी ने ब्लड ट्राइब का मेन बेस तबाह कर दिया है। हम ये पता करने आए हैं कि कौन है। जहाँ तक हम जानते हैं इस धरती पर कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ छानबीन करेंगे। सीन शिफ्ट होता है नॉर्दर्न बॉर्डर पर। जनरल और एम्प्रेस वहाँ खड़े थे और कह सकते हैं कि वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसी पल एक संदेशवाहक इंपीरियल सिटी से एक चिट्ठी लेकर आता है। क्योंकि ये कुरियर से आई थी, खबर लेट थी। अब जाकर उन्हें पता चल रहा था कि ब्लड ट्राइब का पहला बेस गिर गया है। लेकिन एम्प्रेस चिट्ठी में एक साइड नोट देखती है। जाहिर है लिंगार्ड हर दिन एक्स्ट्रा ध्यान से कपड़े पहन रही है और शाओन का साथ छोड़ने से मना कर रही है। एम्प्रेस रुक जाती है। मुझे नहीं लगा था कि उसमें इस तरह का चार्म है। उसके दिमाग में उसका एक छोटा वर्जन आता है जो सोचता है, वेल, वो थोड़ा क्यूट तो है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता वो कितना क्यूट है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस बीच ग्रैंड जनरल गुस्से में थी। वो लिंगार्ड की माँ थी और कहती है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मेरी बेटी एम्प्रेस के प्रिंस के साथ फ्लर्ट कर रही है। लेकिन तभी उफक पर कई बारबेरियंस दिखाई देते हैं, जिनका नेतृत्व एक अजीब सा बूढ़ा समनर कर रहा था। जनरल दांत पीसती है। मैं इनसे निपटूंगी। एम्प्रेस, तुम उस बूढ़े आदमी को संभालो। और जंग शुरू हो जाती है। मैजिक उड़ रहा था, हथियार टकरा रहे थे, हर तरफ केओस था। एम्प्रेस समनर की तरफ कूदती है। तो तुमने मौत चुनी है? वो कोल्डली कहती है। बूढ़ा आदमी जवाब देता है, दुख की बात है, मैं तो बस बारबेरियंस के लिए और समृद्धि लाने आया हूँ। वो सर हिलाती है। बड़े अफसोस की बात है, तुम उनका अंत लाओगे। वो उस पर वार करती है। तुम्हें कभी अपना शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। ग्रेट ब्लेसिंग के बिना तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी पीछे हटता है। ये समझने लगता है कि वो सच में उतनी ही स्ट्रांग है जितना कहते हैं। लेकिन फिर वो एक खोपड़ी पर अजीब सा स्पेल करना शुरू कर देता है, उसके अंदर किसी तरह की पावर सील करते हुए। एम्प्रेस अपनी आंखें सिकोड़ती है। वो पावर, अगर वो सील हो गई तो तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसका क्या मतलब है? वो मुस्कुराता है। मुझे पहले ही पैलेस ऑफ द ब्लैक सोल ने पैसे दे दिए हैं। जब तक मैं तुम्हें यहाँ रोकता हूँ, स्वैम्प एल्डर तुम्हारी डायनेस्टी में पहुंच चुका होगा। बड़े अफसोस की बात है, सुबह तक पूरी यान कैपिटल राख हो जाएगी। नीचे जनरल बारबेरियंस की लहरों से घिरी हुई थी। एम्प्रेस चिल्लाती है, यहाँ ऊपर मत आना, बस दीवार को संभालो। वो ड्रैगन बॉल स्टाइल में पावर अप करने लगती है, सील से आजाद होने की कोशिश करती है। समनर हंसता है। सच में अपने टाइटल के लायक हो एम्प्रेस। अब भी तुम डर के आगे नहीं झुकती, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा शहर बर्बाद हो चुका है। सीन वापस हमारे हीरो पर शिफ्ट होता है, जो खुशी से जंगल में घूम रहा था, पेट भरा हुआ। लेकिन जाहिर है वो पहले से ही और खाने के बारे में सोच रहा था। लड़कियां उसे हैरानी से देखती हैं और पूछती हैं कि क्या तुमने अभी खाया नहीं? वो कहता है, मैं जल्दी डाइजेस्ट करता हूँ, हमेशा अगले मील के लिए तैयार। वो उफक की तरफ देखता है, अगले स्नैक स्टॉप की तलाश में। हे, वो लिंगर से पूछता है, तुम्हारी जनरल दोस्त लियू यान कहाँ है? वो जो हमेशा आसपास रहती है। वो आपके लिए थोड़ी वाइन लेने गई है योर हाइनेस। वो आईब्रो उठाता है। वो उस शहर में गई है जिसे उसके पति ने बचाया था।
लिंगर सर हिलाती है। उसने ये फैसला खुद लिया। उम्मीद है आप गुस्सा नहीं होंगे। शियाओ हाथ हिलाकर मना कर देता है, मैं इतना जालिम नहीं हूँ। फिर वो कहता है, अगर शहर में अच्छी वाइन है तो वहाँ अच्छा खाना भी होगा, चलो वहीं चलते हैं। लेकिन फिर वो कहता है, तुम लड़कियां यहीं रुको। अगर वो वाइन लेकर वापस आई और यहाँ किसी को नहीं पाया तो वो घबरा जाएगी। नाइट्स तुरंत विरोध करती हैं, बिल्कुल नहीं, हमारा मिशन आपको प्रोटेक्ट करना है। प्रिंस उन्हें हाथ से इशारा करके मना करता है, जरूरत नहीं, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये छोटी लड़की है ना। वो सब की तरफ पीठ करता है। सीन शिफ्ट होता है। शहर में एक बेचारी पर हमला हो रहा था। वो 2 नकाबपोश हमलावरों के खिलाफ डटी हुई थी। तुम यान डायनेस्टी पर हमला करने आए हो। वो तुरंत समझ जाती है, हॉल ऑफ द ब्लैक सोल बारबेरियन किंगडम के साथ हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक सोल हॉल का बूढ़ा आदमी और उसका शिष्य बस खड़े देख रहे थे। एल्डर उसे इग्नोर करता है और अपने शिष्य से कहता है, इसे खत्म करो, हमें शहर में ब्लड सैक्रिफाइस कलेक्शन शुरू करना है। शिष्य अपने होंठ चाटता है, रिलैक्स मास्टर, मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। वो अपनी तलवार निकालता है, मैं इसे एक आसान बिना दर्द की मौत दूंगा। वो पहले ही उसकी गर्दन पर निशाना लगा रहा था, लेकिन आखिरी सेकंड में वो ब्लॉक कर लेती है। दोनों पीछे धकेल दिए जाते हैं। वो आदमी फिर से चार्ज करता है, उसके कंधे पर पैर रखता है। अलविदा कहो। तलवार नीचे आती है, बस सब खत्म। योद्धा अपने पति के बारे में सोचती है, मैं एम्पायर को कभी धोखा नहीं दूंगी। और फिर स्नैप, वो आदमी एक कपड़े की गुड़िया की तरह हवा में उड़ जाता है। अभी क्या हुआ? वो आंखें बंद किए खड़ी थी, सोच रही थी कि आखिरी बार क्यों नहीं आया। और फिर उसे सुनाई देता है, तुम मेरे गार्ड के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? वो अपनी आंखें खोलती है, बिल्कुल कंफ्यूज। प्रिंस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे इग्नोर करते हुए शियान लिंगर की तरफ मुड़ता है, इस अजीब आदमी को संभालो। बिना हिचकिचाए वो एक वर्टिकल स्लैश के साथ आगे बढ़ती है। योद्धा एक सेकंड के लिए बस घूरती रहती है। मुझे लगा प्रिंस ने मुझे बचाया है, लेकिन जाहिर है ये जनरल थी। शियान मुस्कुराता है, तुम कुछ वाइन लेने नहीं जा रही थी? यहाँ बाहर मरने क्यों आई हो औरत? वो उसकी ठुड्डी को हल्के से पकड़ता है और सिस्टम से कुछ गोलियां निकालता है। पिछले ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का इनाम, ये खाओ। वो हैरान थी, शायद ये प्रिंस इतना बुरा भी नहीं है। दोस्तों, ये 5वीं थी। एक और दिल हमारे हीरो के लिए हार चुका है। वो उसे बताती है, ये आदमी डार्क सोल से है, वो पॉइजन एल्गर है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, वो तुम्हें मार डालेगा। शियाउन सिस्टम से पूछता है, क्या ये आदमी स्ट्रांग है? सिस्टम जवाब देता है, बहुत ज्यादा, उसने अनगिनत जहरों में महारत हासिल की है। शियाउन तेवर चढ़ाता है, लेकिन मुझे तो सब एक जैसी स्ट्रेंथ के लगते हैं। सिस्टम जवाब देता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके लिए हर कोई कमजोर है। अब कोई साफ अंतर नहीं दिखता। और अब सिस्टम असली खबर देता है, वो आदमी अवेकनिंग के 8वें लेवल पर है, लिंगर सिर्फ लेवल 3 पर है। इसका मतलब है कि वो हार जाएगी। लेकिन ठीक उसके पीछे जनरल खड़ी थी। अगर शियाउन अब कुछ भी सीरियस करता है तो वो देख लेगी कि वो असल में कितना स्ट्रांग है, और इसका मतलब है कि वो एम्प्रेस को बता देगी और फिर उसे काम करना पड़ेगा। ये बेचारा आलसी जीनियस बस बेरोजगार रहने के लिए दिमागी कसरत कर रहा था। जनरल आगे बढ़ती है, प्रिंस चिंता मत कीजिए, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। वो मन ही मन सोचती है, बेचारा, मेरा मन कर रहा है कि इसे इतना जोर से मारूं कि ये इस दुनिया से गायब हो जाए। वो जोर से कहता है, तुमने अभी गोली खाई, क्या तुम सच में इतनी जल्दी मरना चाहती हो? वो नीचे देखती है, उसके हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुके थे, उसके सारे घाव गायब हो चुके थे। वो सोचती है, उसने मुझे इतनी महंगी दवा दी। वो एक गिरी हुई तलवार उठाती है, मैं मदद करूंगी। अगर हम सिर्फ टाइम भी खरीद सकें तो शायद एम्प्रेस यहाँ पहुंचकर हम सबका बदला ले लेंगी। लेकिन तभी लिंगर का ऑरा बढ़ जाता है। वो स्वॉर्ड इंटेंट एक्टिव कर लेती है। शियाउन जनरल की तरफ मुड़ता है, ये अच्छा है। वो हैरान होकर सर हिलाती है, स्वॉर्ड इंटेंट के साथ वो हार नहीं सकती। शिष्य गुस्से में था, इसने स्वॉर्ड इंटेंट इतनी जल्दी कैसे जागृत कर लिया? वो उस पर हमला करता है, पागलों की तरह तलवार चलाता है, लेकिन वो आसानी से बच जाती है और बोलती है, तुम्हारी तलवार टेक्निक बेकार है, ये मेरा चांस है। स्लैश, सीधा सीने के आर पार। वो आदमी जमीन पर गिर जाता है। लिंगर गुर्राती है, तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई अटैक करने की? इसकी कीमत अपनी जान से चुकाओ। वो अपनी तलवार उठाती है, लेकिन अचानक एक पर्पल मैजिक सर्कल चमकता है, हमले को रोकता हुआ। एक काला धुआं फैलता है, जहरीली गैस। उसमें से 2 विशाल सांप निकलते हैं। लिंगर लड़खड़ा कर पीछे हटती है, अपनी तलवार गिरा देती है। उसे पहले ही जहर चढ़ रहा था। अच्छी बात है कि वो समय रहते बचने में कामयाब रही। बूढ़ा आदमी हंसता है,
तुम काफी हिम्मत वाली हो। भागने का मौका लेने के बजाय अपनी तलवार गिरा दी। दुख की बात है कि तुम इस बेकार प्रिंस को बचाने में फंस गई हो। ये आदमी जिंदगी में सिर्फ अपने सुंदर चेहरे की वजह से आगे बढ़ा। लिंगर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। बेचारे बेवकूफ, इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि प्रिंस असल में कितना डरावना है। लेकिन रुको, क्या प्रिंस लड़ना चाहता है? एक ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस देते हुए शियान आगे बढ़ता है और कहता है, रुको बूढ़े आदमी, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें एम्प्रेस के सारे राज बताने को तैयार हूँ। मैं बस जीना चाहता हूँ। जनरल हाफ जाती है, योर हाइनेस आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन लिंगर उसका हाथ पकड़ती है और फुसफुसाती है, चिंता मत करो, प्रिंस को अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। गार्ड सोच रही थी, ये इतनी अजीब क्यों हो गई है? बूढ़ा आदमी रुक जाता है। एम्प्रेस के राज तुम कहते हो? अगर राज काम का हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। शियान सर हिलाता है, ठीक है, पहले इन्हें जाने दो। अगर मैं जिंदा ना भी बचूं तो कम से कम 2 लोग तो सुरक्षित रहेंगे। जनरल हैरान रह जाती है, रुको, वो पहले हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो आगे बढ़ती है, योर एक्सेलेंसी आपको बचाना हमारा कर्तव्य है। मुझे राज बताइए, मैं रुकूंगी और आप चले जाइए। शियान नाटक जारी रखता है, मैं मरने से डरता हूँ और इसीलिए मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तुम नहीं करोगी, तुम अपना मुंह बंद रखोगी। जबकि अपने दिमाग में वो सोच रहा होता है, चलो भी औरत, बस स्क्रिप्ट फॉलो करो और चली जाओ। लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है, ये तभी काम करेगा जब तुम मुझे राज अभी बताओगे। अगर मुझे पसंद आया तो सब जिंदा रहेंगे। लिंगर का चेहरा उतर जाता है। जनरल गुस्से में आ रही थी। इस दौरान शियान एक जोकर की तरह मुस्कुरा रहा था। अचानक वो अपने ऑरा का एक ग्लैंस एमिट करता है। बूढ़ा आदमी हैरान रह जाता है। जमीन फट जाती है, पहाड़ 2 टुकड़ों में बंट जाते हैं। बूढ़ा आदमी डर से पीठ के बल गिर जाता है। शियान ऑरा बंद करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? मैं अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता। इससे कोई दिक्कत है? बूढ़ा आदमी बस घूरता रहता है। अचानक से शियान उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है। जवाब दो। दूसरा कांपने लगता है। माफ कीजिए लॉर्ड, शियान चिल्लाता है, मैं 20 साल का हूँ, मैं कोई लॉर्ड नहीं हूँ। स्मैक, एक और थप्पड़। ओके, अब मुझे बुरा लग रहा है। बेचारे दादाजी पर अत्याचार हो रहा है। बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाता है। मैं माफी चाहता हूँ माय लॉर्ड। शियान अपना कान उसके पास ले जाता है। सुनाई नहीं दिया। जोर से वो आदमी चिल्लाता है, माय लॉर्ड, और फिर से स्मैक स्मैक, 2 और थप्पड़। शियान बोलता है, तो अब चिल्लाना जोर से बोलने के बराबर है। यही बात है, और सच कहूँ तो इस पॉइंट पर मुझे लगता है कि उसे इस आदमी को थप्पड़ मारना पसंद है। जनरल जमीनी हुई खड़ी थी, बिल्कुल हैरान। बूढ़ा आदमी लड़ क्यों नहीं रहा? लिंगर झुकती है और फुसफुसाती है, प्रिंस सच में स्ट्रांग है, लेकिन एम्प्रेस को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जनरल तुरंत समझ जाती है, तो ये बात है, इसीलिए वो अब इतना अलग बिहेव कर रही है। क्या शियान पावरफुल है? और फिर गार्ड पूछती है, तो ब्लड टावर वाले दिन? लिंगर सर हिलाती है, बिल्कुल, वो रहस्यमयी आदमी जिसने ब्लड टावर को तबाह किया, वो यही था। जनरल शियान विश्वास के साथ घूरती है। फिर वो कुछ नोटिस करती है, बूढ़े आदमी के नीचे कुछ अजीब हो रहा था। वो चिल्लाती है, हटो, वहां से दूर हटो। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है। बहुत देर हो गई। उसके नीचे जहर का एक दलदल फैल जाता है। वो कहता है, अलविदा प्रिंस, ये मेरा दलदल है। इसे बनाने में मैंने सालों लगाए हैं। तुम यहाँ हमेशा के लिए जलोगे। इस मैजिक में मेरी जिंदगी के 30 साल लगे हैं, लेकिन अब तुम मरोगे। पहले तुम्हारा मांस पिघलेगा, फिर तुम्हारी हड्डियां राख हो जाएंगी। तुम धीरे धीरे तड़पोगे। जितना गहरा डूबोगे उतना बुरा होगा। बूढ़ा आदमी अब पूरा जोकर मोड में चला गया था। बड़े से बड़ा योद्धा भी इससे बच नहीं सकता। गार्ड घबरा जाती है, जनरल हमें उन्हें बचाना होगा। लेकिन लिंगार्ड उसे रोक लेती है, नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, उसके रास्ते से दूर रहो, वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। गार्ड अभी भी अनिश्चित थी, जब तक बूम, शियान आराम से दलदल से बाहर निकलता है, बिल्कुल ठीक ठाक। वाह, ये तो कमाल है। वो कहता है, तुमने अपनी जिंदगी के 30 साल सिर्फ मुझे एक स्पा एक्सफोलिएशन देने के लिए जला दिए। ये तो कोरोसिव होना चाहिए था। चलो भी। वो इधर उधर देखता है। बूढ़े आदमी का शिष्य अभी भी वही था। वो आदमी डर से गिर जाता है। मेरे पास मत आना। शियान उसे कॉलर से पकड़ता है। मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ी स्किन केयर की जरूरत है। वो आदमी चाकू निकालता है, उसके चेहरे पर वार करने जाता है। ब्लेड टूट जाता है। वो हैरान होकर घूरता है, क्या? ये क्यों टूटा? शियान बस कंधे उचकाता है और उसे दलदल में फेंक देता है। वो आदमी तुरंत पिघलने लगता है। शियान अपना सर टेढ़ा करता है। तो ये सच में कोरोसिव था, बुरा नहीं है।
अभी भी शांत वो थोड़ा सा जहर उठाता है और उसका फेस मास्क बना लेता है। बूढ़ा आदमी बस उसकी तरफ इशारा कर सकता था, हद से ज्यादा कंफ्यूज। शियान लिंगर की तरफ मुड़ता है। तो क्या सोचती हो छोटी लड़की, क्या मैं थोड़ा जवान लग रहा हूँ? वो अजीब सा चेहरा बनाती है। प्रिंस, आप अभी अपनी शक्ल सूरत की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो मुस्कुराता है। आह लड़की, तुम कुछ नहीं समझती। मुझे एम्प्रेस को सेड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा अच्छा दिखना होगा। मुस्कुराते हुए वो बूढ़े आदमी की तरफ वापस मुड़ता है। वैसे तुम्हारी जिंदगी के कितने साल बचे हैं? एल्डर पलके झपकाता है, कंफ्यूज। तुम्हारा क्या मतलब है? कानों तक मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उसे वो एक्सफोलिएंट कितना पसंद आया। फिर बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो और कितना बना सकता है। अगर मैं तुम्हें एक आइटम दूं जो तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दे, क्या तुम इस चीज का और उत्पादन कर सकते हो? बूढ़ा आदमी बस कांपता रहता है। उसकी तरफ इशारा करते हुए उसे एक मॉन्स्टर कहता है। फिर वो कहता है, मुझ जैसे विद्वान को मारा जा सकता है, लेकिन कभी अपमानित नहीं किया जा सकता। वो अपने सर पर मारता है और अपनी जान ले लेता है। हमारा हीरो अपना सर खुजाता है, बिल्कुल कंफ्यूज। इसने खुद को क्यों मार लिया? लड़कियां विश्वास न करते हुए खड़ी थीं। प्रिंस उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, मैं उसके साथ इतना ईमानदार था। क्या ये सब सच में जरूरी था? उन सब का वही क्लासिक ब्लैंक चेहरा था। नहीं, ये सच में जरूरी नहीं था। लिंगर कहती है कि उन्हें लाश को नष्ट कर देना चाहिए ताकि किसी को पता न चले कि क्या हुआ था। दूसरी गार्ड सहमत होती है, कहती है कि उन्हें खास तौर पर जहर के दलदल से छुटकारा पाना होगा। बदकिस्मती से जब प्रिंस ने पहले अपना ऑरा एमिट किया था तो उसने पहाड़ों को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। तो हाँ, सबूत मिटाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। शियान पूछता है, लिंगर, अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हम ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ जा रहे हैं, है ना? वो सर हिलाती है। हाँ, क्यों योर हाइनेस, आप क्या करना चाहते हैं? मैं बस लाशों को नष्ट करना चाहता हूँ, जैसा तुमने कहा। और वो एक पंच मारता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। फिर वो बस अपने मुंह से कुछ हवा फूंकती है। बूम, एक टॉर्नेडो बन जाता है। योर हाइनेस, वो पूछती है, क्या ये सब सच में जरूरी था? शियान कंधे उचकाता है। वेल, अब जब सब कुछ पूरी तरह बदल गया है, मुझे यकीन है कोई निशान नहीं बचा है। उसने पूरे पहाड़ मिटा दिए, पूरे बैटलफील्ड को समतल कर दिया, पीछे सिर्फ एक सपाट मैदान छोड़ दिया। जनरल कहती है, प्रिंस, आप ऐसे ही पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते। वो जवाब देता है, वैसे भी कोई उन पहाड़ों को याद नहीं करेगा। कम से कम जहर का दलदल तो अब दफन हो गया है। वो हाथ अपने चेहरे पर रखे खड़ी थी, जैसे कह रही हो, प्रिंस ये ऐसे काम नहीं करता। फिर अचानक वो थोड़ा कूदता है। वो भूल गया था कि ठीक बगल में एक शहर है। वो शायद उन पहाड़ों को मिस नहीं करेंगे, है ना? गार्ड उसे बताती है, कोई बात नहीं, शहर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर है। कोई भी सच में नहीं देख सकता कि बाहर क्या हो रहा है। वो राहत की सांस लेता है। अच्छा है, एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरी आलसी जिंदगी खत्म हो गई। वो गार्ड को अलविदा कहता है। मैं वापस जा रहा हूँ, वाइन मत भूलना, ठीक है? वो उसे जाते हुए देखती है। ये प्रिंस सच में अनोखा है। ज्यादा पावर होते हुए भी उसे सिर्फ बेकार होने की इमेज बनाए रखने की परवाह है। और वो अपने पति के एक इल्यूजन के कंधे को छूती है, जो सच कहूं तो काफी हद तक शियोन जैसा दिखता है। सीन बदलता है शहर के अंदर। लोग घबराहट में इधर उधर भाग रहे हैं। डार्क सूल हॉल के दुश्मन आ रहे हैं। लेकिन फिर वो रुकते हैं और आसपास देखते हैं। रुको, पहाड़ कहाँ हैं? यहाँ पहाड़ नहीं थे क्या? गार्ड पहुंचती है। मेयर, अब सब ठीक है, आप वापस जा सकते हैं। मेयर अपना सर खुजाता हुआ चला जाता है। हाँ, मैं कसम खा सकता हूँ कि ठीक यही पहाड़ थे। घर जाते समय लिंगर प्रिंस ने जो कुछ किया उसके बारे में बात करना बंद नहीं करती। वो ये भी बताती है कि वो एक आदमी के शरीर में बहते खून को सुन सकता था। जनरल आइग्रो उठाती है। रुको, अगर उसकी सुनने की शक्ति ऐसी है तो क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें अपने पीछे बात करते हुए नहीं सुना होगा? शियान बीच में बोलता है, बिल्कुल, मैंने तुम्हें सुना। हमेशा कहती हो कि मैंने हर मैजेस्टी को अपने मर्दाना चार्म से सेड्यूस किया, और ये कि मेरे पास पहले से ही पूरी बाल्टी होने के बावजूद मुझे बर्तन से भी एक स्कूप चाहिए था। साफ साफ इशारा करते हुए कि मेरे पास एम्प्रेस है, लेकिन मैं लिंगर के भी पीछे हूँ। लिंगर अपने घुटनों पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। वो हंसता है। कोई बात नहीं, मुझे सच में इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फिर लिंगर पालके झपकाती है। रुको, मेरा अपना गार्ड मेरे ही घर में मेरे बारे में गॉसिप कर रहा था। गार्ड जम जाती है। ओ नहीं, उसे अभी याद आया कि उसने वो मैसेज भेजा था। सीन शिफ्ट, लिंगर का घर। हमारा हीरो वहां है। ठीक है, अब घर जाओ। वो मुंह बनाती है। मैं नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ डिनर करना चाहती हूँ। शियान गुस्से में कहता है, नहीं, बस बहुत हुआ। तुम हर दिन पैलेस में डिनर कर रही हो। तुम्हारे डैड हर रात मुझ पर चिल्लाते हैं और मैं इससे थक गया हूँ। गार्ड गड़बड़ाती है। सच में प्रिंस की सुनने की शक्ति कुछ और ही है। लिंगर बहुत प्यार से आगे बढ़ती है। चलिए ना योर एक्सीलेंसी, मुझे पैलेस में रहने दीजिए।
वो कहता है इतनी बोरिंग मत बनो। वो उसका हाथ खींचता है, मेरा पीछा करना बंद करो और तुम्हें सच में अपने पिता की कद्र करना सीखना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे माँ या बाप नहीं थे, मुझे गोद लिया गया था। जल्दी हथियार चलाना सीखना पड़ा। वो उसकी पीठ पर हल्के से थपथपाता है जैसे वो एक बच्ची हो। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो मुड़ता है, हाथ उठाता है और कहता है गुड नाइट। प्रिंस चला। लिंगर अजीब तरह से खड़ी रहती है। ठीक है, मैं अब घर चली जाती हूँ। लेकिन शियोन वापस मुड़ता है और उसके सर पर एक छोटी सी थपकी देता है। एक वाइड मुस्कान के साथ वो कहता है गुड गर्ल, अब घर जाओ। तभी उसके पिता आ जाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? वो पूछते हैं। प्रिंस, आप हर मैजेस्टी के पति हैं, आप दूसरी औरतों के साथ इस तरह हाथ कैसे लगा सकते हैं? गार्ड तुरंत बीच में आती है। सर जांग, प्रिंस और जनरल बिल्कुल मासूम हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गंदे आरोप लगाने की? अजीब फील करते हुए वो आदमी हकलाता है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। एक और औरत बोलती है, सर जांग, आप ग्रैंड जनरल से शादीशुदा हैं, आपका एक ऊंचा पद है, आपको प्रिंस पर इस तरह आरोप नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, वो उस मसल बाउंड योद्धा औरत से शादीशुदा है जो नॉर्थ में एम्प्रेस के साथ लड़ रही है। वो आदमी अब पूरी तरह से टूट चुका था। वो सोचने लगता है कि गार्ड भी शायद शियोन के चार में आ गई है। जनरल बोलती है, मुझे लगता है आप सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि प्रिंस को इस तरह जज करना सही